नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। एनडीए ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू को आपको बता दें कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद हेतु एनडीए का प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई है। जनजातीय समाज से आने वाली श्रीमती मुर्मू जी का इस बीच चयन नए भारत में सबका साथ सबका विकास के प्रति कटिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें ट्वीट करके लिखी हैं। वहीं लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों से मुलाकात करेंगे। बोर्ड परीक्षा के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे। सीएम आवास पर सुबह 11:30 बजे छात्रों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे समय निर्धारित किया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन टॉप 10 मेधावी छात्रों से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात सरकारी आवास 5 कालिदास यानी मुख्यमंत्री सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11:30 बजे मुलाकात करेंगे उनसे। सीएम योगी मेधावी छात्रों से मुलाकात करेंगे। तो टॉप 10 मेधावी छात्रों से आज ये मुलाकात सीएम योगी की है। उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात होगी। तो सीएम योगी मेधावी छात्रों से आज मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात होगी। 11:30 बजे समय रखा गया है। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोर्ड परीक्षा के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही उनसे चर्चा करेंगे और मेधावी छात्रों के साथ चर्चा करते वक्त वो ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इन मेधावी छात्रों की आगे की रुचि किस क्षेत्र में है, क्या बनना चाहते हैं ये छात्र। जाहिर तौर पर यह मुलाकात छात्रों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और रुख करेंगे अब उत्तराखंड का, जहां पर देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखेगी धामी सरकार। विभागों से मांगा गया है उपलब्धियों का विवरण। सीएम कार्यालय ने सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। सभी विभागों को देना होगा अगले 3 साल और 8 साल का विजन प्लान। आगामी 30 जून को सरकार के 100 दिन का जो पूरे हो रहे हैं उसका खाका जनता के सामने रखना होगा। तो 3 साल और 8 साल का विजन प्लान भी आगामी 30 जून को सरकार के 100 दिन पूरे होंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये निर्देशित किया गया है सभी विभागों से और सभी विभागों को कहा गया है कि वो अपना पूरा खाका तैयार करें और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे। सीएम कार्यालय ने सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड धामी सरकार रखेगी। सभी विभागों को देना होगा अगले 3 साल और 8 साल का विजन प्लान। किस तरीके से विभाग काम करेंगे, इसको लेकर के क्या रणनीति विभागों की है, वो पूरा विजन प्लान मुख्यमंत्री कार्यालय को विभागों को भेजना होगा। इसके लिए दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी कर दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। सौरभ, जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड धामी सरकार रखने जा रही है और इसके साथ विजन प्लान भी मांगा गया है विभागों से। बिल्कुल, देखिए तमाम विभागों को पहले ही जिस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ ली थी, उन्होंने ये जरूर जो है कहा था कि जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उसका जो है रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल तैयार होगा कि सरकार ने
100 दिन के भीतर एक बेहतर विकल्प देने की जो है घोषणा की थी। उसी का नतीजा रहा कि अब तमाम जो पुष्कर सिंह धामी के जो योजना बनाई गई थी उनको पूरा करने का समय भी आ गया, क्योंकि 100 दिन नजदीक है। ऐसे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम जो योजना है उनको समय रहते क्रियान्वित कर ले, जिसका लाभ जो राज्य के लोगों को मिल सके। वहीं जो उसका रिपोर्ट कार्ड धामी कार्यालय को यानी कि जो है सीएम कार्यालय को भी भेजना होगा, जिससे पता चल सके कि धरातल पर किस योजना का काम कितने पूरा हुआ और कितने समय के लिए जो बचा है, जिसको जो है समय रहते पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार कहा जा रहा है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कि लगातार उत्तराखंड को विकास के पथ पर अग्रसर करना है और आगे ले जाना है विकास के पथ पर, ऐसे में अब विभागों के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विजन प्लान देना और ये निर्धारित करना कि किस तरीके से वो विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे उत्तराखंड को। अलग अलग विभागों के लिए, उनके अधिकारियों के लिए ये माना जाए क्या कि एक नई जिम्मेदारी सौंपकर उनके सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है सीएम धामी ने? देखिए, पहले ही सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए थे कि जब जो है चुनाव लड़ा जा रहा था तो भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसको समय रहते पूरा करना होगा, यानी कि जो है 100 दिन के भीतर एक बेहतर विकल्प के रूप में सरकार की जो योजना लोगों तक पहुंच सके। इन तमाम चीजों को लेकर पहले ही सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी हुए थे, जिस पर अब जो है क्योंकि समय कम बचा है, लिहाजा जो अधिकारियों को तमाम जो है कवायदे पूरी करनी है, तो लिहाजा वही तमाम चीजें दिखाई भी देने लगी हैं। लिहाजा ये देखा जाएगा कि अधिकारी कितनी गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं और कितनी त्वरित गति से जो है ये योजनाएं धरातल पर उतरती है। रिपोर्ट कार्ड जो है कब तक मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है, जिससे पता चल सके कि हकीकत जो है योजनाओं की क्या है। बिल्कुल सौरभ, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा सकता है क्या कि उत्तराखंड की जनता ने जिस तरीके से बीजेपी को एक बेहद शानदार जीत दोबारा हासिल करवाई है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो जिन वायदों को लेकर के आए थे चुनाव के दरमियान, उन वायदों पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और खरा उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रचंड जीत जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी, लिहाजा जो है ये उम्मीद जरूर की जा रही थी कि लोगों से जो वायदे किए गए हैं उसको जो है धरातल पर भी लाया जाए। लिहाजा वही तमाम चीजें जो है दिखाई भी देने लगी हैं। जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये जरूर कहते रहे हैं कि भाजपा जो है 24 घंटे 365 दिन जो है चुनाव मोड में रहती है। लिहाजा अब जो है तमाम जो योजना है वो धरातल पर दिखेंगी। इसका मतलब जो है ये है कि 2024 के साथ ही जो पंचायत और निकाय चुनाव जो राज्य में होने जा रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर भी जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया और पूरा मुख्यमंत्री समेत जो पूरी कैबिनेट जो है समय चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सौरभ। वही देहरादून में आईएएस रामविलास यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। विजिलेंस के सामने बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी पर विजिलेंस जांच चल रही है। रामविलास यादव ने गिरफ्तारी से रोक लगाने की याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी पर विजिलेंस जांच चल रही है, उस पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही। रामविलास यादव ने गिरफ्तारी से रोक लगाने की याचिका लगाई थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर आईएएस रामविलास यादव को हाईकोर्ट से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और विजिलेंस के सामने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मुश्किलों में बढ़ते चले जा रहे हैं आईएएस अधिकारी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी पर विजिलेंस जांच चल रही है और रामविलास यादव ने गिरफ्तारी से रोक लगाने की याचिका लगाई थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस जारी किया गया है और जिस तरीके से कहा गया है कि सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, स्थिति साफ करने के निर्देश दिए गए हैं सरकार को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से अगर आईएएस रामविलास यादव का जिक्र करें तो अभी भी उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी अपर सचिव रामविलास यादव को जो राहत मिलने की जो उम्मीद हाईकोर्ट से थी, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी एनसीबी बेल की याचिका वहां पर लगाई थी, उसको कोई बड़ी राहत वहां पर नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर उनको सीधे तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि वो देहरादून जाकर विजिलेंस में अपने
बयान दर्ज कराएं, विजिलेंस जांच में वो सहयोग करें, क्योंकि विजिलेंस का जो मुकदमा उनको ऊपर चल रहा है अधिक मामले पर, उसमें उनके अभी तक बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई सहयोग विजिलेंस टीम को यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर उन्हें ये निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को भी निर्देश दे दिए गए कि वो भी इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी है, तो वो सरकार अपना मत यहाँ पर स्पष्ट करे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर अपने स्तर पर की जा रही है। क्योंकि विजिलेंस टीम ने जो मुकदमा दर्ज किया था आईएएस अधिकारी पर, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ है, जिसमें ये कह सकते हैं जो सूत्रों की जानकारी है वो ये है कि उनकी आय 500 गुना अधिक यहाँ पर बताई जा रही है। और ये सभी मामले कह सकते हैं कि लगातार अब उनके ऊपर जो विजिलेंस का जो शिकंजा था वो अब और कसता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे कह सकते हैं कि विजिलेंस जांच में उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ मामला पूरा रहा है। क्योंकि अभी तक विजिलेंस जांच में आय की संपत्ति का मामला उनको ऊपर दर्ज है, और उनकी कई बेनामी संपत्तियों के रिकॉर्ड यहाँ पर विजिलेंस टीम की तरफ से यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से सख्ती बढ़ती जाए और आईएएस अधिकारी सपोर्ट नहीं करते जाते तो उनके खिलाफ और मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। विजिलेंस टीम लगातार अपनी जांच यहाँ पर कर रही है, और अब देखना यही होगा कि क्या कुछ अधिकारी की तरफ से विजिलेंस टीम को यहाँ पर बताया जाता है, किस प्रकार से सहयोग किया जाता है। जी बिल्कुल अभय, लेकिन क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई क्या सरकार के को लेकर के जो कहा गया है कि अपनी स्थिति स्पष्ट करे? अभी तक कोई ऐसी समय सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं हो पाई है, क्योंकि सीधे तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से एक निर्देश यहाँ पर दे दिए गए जिसमें अगले 48 से 72 घंटे के भीतर सरकार को बताना होगा कि उनकी तरफ से प्रशासनिक अधिकारी को लेकर क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि जब से कह सकते हैं विजिलेंस जांच चल रही है तब से अधिकारी छुट्टी पर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। और इस बीच सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सीखने का अवसर मिला तो वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिला, तो मैंने महसूस किया कि जब इतने सारे विद्वान बैठे हों तो उनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता। सच है कि नहीं है बताइए आप सबको। क्यों प्रोफेसर पंत साहब बताइए आप ही। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने बुलाया है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है अस्थो मां सत्य में तमसो मां ज्योति देवी, अर्थात सत्य की निरंतर खोज करते रहना ही विज्ञान है। विज्ञान चिरंतर है, विज्ञान सूक्ष्म है, विज्ञान व्यापक है। और जब दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे तब हमारे देश में पुष्पक विमान के बारे में वाल्मीकि जी ने जो है उस समय लिख दिया। महाभारत जब शुरू हुआ, ये थोड़ा इससे अलग बोल रहा हूं, उचित चल रहा है। तो जब महाभारत हुआ तो महाभारत में एक अस्त्र आया था, ब्रह्मास्त्र। वो आप जो हमारे ऋषि, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे ऋषि मुनि, जो वैज्ञानिक उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि, वो केवल बात नहीं करते थे, उनके हर क्रिया के पीछे, हर काम के पीछे एक वैज्ञानिक जो आज हमारे शोध करने के बाद चीजों को ला रहे हैं, वो उस समय भी विज्ञानी थे। इसलिए तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया। जैसे आज परमाणु है तो उस समय ब्रह्मास्त्र था, इसे परमाणु सब समाप्त कर देता है, वैसे ही जो है आज उस समय में जो है ब्रह्मास्त्र होता था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब हम आज शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। और नई शिक्षा नीति सभी हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से, हमारे आने वाले समय के शोध, विकास सबसे जुड़ी हुई थी। तो सब में आप सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने भाग लिया होगा। लेकिन जब देश, दुनिया के लोग जब शिक्षा के बारे में भी नहीं जानते थे, शिक्षा पद्धति तो बात की बात है, शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे,
तब हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। समूची दुनिया को ज्ञान देने का काम, विज्ञान देने का काम, समूची दुनिया को एक दर्शन देने का काम किसी भूमि ने किया है तो वो हमारी ये भारत भूमि है, जिसको हम केवल जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। अभी अभी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसमें से पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। हमने यहाँ उत्तराखंड में उसको टैक्स फ्री भी कर दिया है ना। तो उसमें मैं देख रहा था कि जब एक बार पराजित होने के बाद दोबारा से जो है वो दिल्ली पर और वहां पर जब हमले की आक्रमण की तैयारी कर रहे थे और जब युद्ध चल रहा था, तो हालांकि बाद में छद्म युद्ध हुआ और छद्म युद्ध होने के बाद रात के समय में जो हुआ उस पिक्चर में पूरा दिखाया गया है। तो उनका कहना था कि हम भारत के लोगों को हरा नहीं सकते, भारत के लोगों को हम डिगा नहीं सकते, उनको पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिसको हम एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं वो कहते हैं हमारी मां है। अपनी मां को कैसे जाने देंगे, अपनी मां के ऊपर कैसे आक्रमण करने देंगे, अपनी मां पर कैसे किसी को आने देंगे। तो इसलिए इनके अंदर एक अलग प्रकार का दुनिया से अलग बनाता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और रुक करेंगे आगे खबरों का। रांची से बड़ी खबर है जहां पर आईएएस पूजा सिंघल और सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रांची से है जहां पर आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 5 जुलाई तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। मुश्किलें है कि थमने का नाम नहीं ले रही आईएएस पूजा सिंघल की। आईएएस पूजा सिंघल और सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रांची से आ रही है जहां पर अवैध खनन मामले में ईडी आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जांच कर रहा है और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आईएएस पूजा सिंघल और सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी गई है। 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर रांची से आ रही है आपको बता दें, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल के मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस पूजा सिंघल फंसी हैं और ईडी जांच कर रहा है और आईएएस पूजा सिंघल के अब न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से पूजा सिंघल की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी गई है। देखिए योगेश, बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरीके से पूजा सिंघल जो आईएएस अधिकारी हैं उनको निलंबित किया है सरकार ने और उन पर जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या कुछ होगा। तो अब जाकर फिर से एक बार अभी न्यायिक हिरासत में उनकी अवधि बढ़ा दी गई है। 5 जुलाई तक वे न्यायिक हिरासत रहेंगी और उनके साथ साथ उनके सीए सुमन कुमार को भी इसी दिन तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। और ईडी की तरफ से बात की जाए तो लगातार जांच जारी है। 60 दिन के अंदर उसको अपनी एक रिपोर्ट देनी है और इसके बाद से हो सकता है कि आगे की कार्रवाई होगी कि आखिर पूजा सिंघल और सुमन कुमार को किस तरीके से न्यायिक हिरासत में रखा जाता है या उन्हें बेल पर छोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो आईएएस पूजा सिंघल और सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आईएएस पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 5 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर रांची से है। अवैध खनन मामले में ईडी जांच कर रहा है आईएएस पूजा सिंघल पर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।